देखिए, कल हमने डेफिनेशन क्लोज देखा था कि डेफिनेशन क्लोज से क्या बन सकता है, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डेफिनेशन क्लोज को कैसे तैयार किया जा सकता है। उसके बाद में जैसे प्रोसीजर लॉ है तो प्रोसीडिंग कहाँ होगी, प्रोसीजर लॉ है तो प्रोसीडिंग कहाँ होगी, तो प्रोसीडिंग कोर्टों में होगी। कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग करेगा, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन की कोर्ट प्रोसीडिंग करेगा तो कौन कौन से कोर्ट होंगे जो क्रिमिनल लॉ में प्रोसीडिंग कर सकते हैं। भाई कौन कौन से लॉ कोर्ट हैं जो क्रिमिनल लॉ में प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने कोर्टों को डिवाइडेशन किया कि कोर्ट कौन कौन से होंगे जो एक स्टेट में क्रिमिनल लॉ के कोर्ट हो सकते हैं। तो क्रिमिनल लॉ के जो कोर्ट हैं एक स्टेट में, उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक स्टेट में जो सबसे पहला जो कोर्ट होगा वो होगा हाई कोर्ट। क्रिमिनल लॉ के लिए हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। फिर हाई कोर्ट के बाद में जो दूसरा कोर्ट आएगा वो आएगा सेशन। ठीक है, इस सेशन के इक्वल ही होता है एडिशनल सेशन। एडिशनल सेशन क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि भाई एक जिला है, जैसे जयपुर जिला है, कितना बड़ा है, क्या सारे मैटर एक व्यक्ति सुन सकता है क्या, तो उसकी सहायता के लिए उसी के इक्वल कुछ व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए एडिशनल सेशन कोर्ट उसकी सहायता के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, किसके, सेशन कोर्ट के। फिर सेशन कोर्ट के बाद में इन्होंने कहा कि असिस्टेंट सेशन, लेकिन राजस्थान में असिस्टेंट सेशन का एक भी कोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ एडिशनल सेशन और सेशन जज। फिर आप आ जाओ, उसके अलावा आता है स्पेशल कोर्ट, जैसे SC ST का है, पोस्को का है, ये में बाल न्यायालय का है ना, चाइल्ड कोर्ट है, NDPS का है, ये सारे है ना। ये स्पेशल कोर्ट हो गए जो किसके इक्वल है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ ही एडिशनल CJ बाद में आता है JM फर्स्ट और JM। अब आ रही है। हाँ, अब अपराध होने से रोकने के लिए भी कुछ कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए, जिसमें सबसे पहले जिले में DM, DM की सहायता करने के लिए एडिशनल DM, भाई एडिशनल DM, और इस एडिशनल DM की सहायता करने के लिए फिर उसके बाद में आ गया आपका SDM।
फिर एसीएम, फिर उसके बाद में अब आ गया आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ईएम। जो तहसीलदार होता है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं। फिर एक पोस्ट इन दोनों के बीच में है, वो है एसीएम, एसडीएम, एडिशनल डीएम और डीएम। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो ये है कौन, क्या नाम है इसका, एक जिले में ये 2 जज होंगे। कौन कौन से? हाई कोर्ट और ये तो हो गए स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट। भाई हाई कोर्ट कहाँ से बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। और स्पेशल कोर्ट कहाँ से बनते हैं? स्पेशल एक्ट से, है ना। तो हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को छोड़कर बाकी कौन कौन से कोर्ट होंगे? तो पहला हो गया सेशन कोर्ट, दूसरा हो गया, ये तीनों जेएम फर्स्ट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सीजेएम और जेएम फर्स्ट। ये तीनों क्या है? क्या है? सारे जेएम फर्स्ट हैं। तो ये हो गया जेएम फर्स्ट, और ये हो गया जेएम सेकंड, और ये हो गया ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यानी टोटल कितने कोर्ट हो गए? 4 कोर्ट तो सीआरपीसी से एस्टेब्लिश हो गए और 2 अदर। यानी अगर आपसे पूछे कि सेक्शन 6 में कितने कोर्ट हैं, तो 6 कोर्ट हैं। और सीआरपीसी के अधीन कितने गठित किए गए हैं? तो 4 गठित किए गए। तो सेक्शन हमने ये सारे कोर्ट बना दिए। कौन से? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन, सीजेएम, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड, और फिर एग्जीक्यूटिव में डीएम आ गया, एडीएम आ गया, एसडीएम आ गया, एसीएम आ गया, ईएम आ गया। ये सारे के सारे क्या हो गए? सारे के सारे क्रिमिनल कोर्ट। ठीक। अब ये क्रिमिनल कोर्ट हमने बना दी। अब इन क्रिमिनल कोर्टों को कहाँ एस्टैब्लिश करेंगे? जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई इन क्रिमिनल कोर्टों को कहाँ एस्टैब्लिश करेंगे, उसके लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो जगह ढूंढने का काम सरकार को दे दिया कि सरकार की ड्यूटी है कि वो कोर्टों की स्थापना करे। कहाँ कहाँ करेगी, ये सरकार का ड्यूटी है। तो इसके लिए वो कहाँ कहाँ काम करेगी, इसके लिए इन्होंने सबसे पहले स्टेट का डिवाइडेशन किया। स्टेट का क्या किया? डिवाइडेशन किया। किस किस में डिवाइडेशन किया? कि सबसे पहले जो राज्य था, इस राज्य को सेशन डिविजन्स में डिवाइड किया। राज्य को कहाँ किया? अगर राज्य छोटा है तो सिंगल सेशन डिवीजन हो सकता है, और बड़ा है तो एक से अधिक सेशन डिवीजन हो सकते हैं। तो एक राज्य में एक या एक से अधिक क्या होंगे? सेशन डिवीजन। एक या अधिक क्या होंगे? सेशन डिवीजन। फिर उन सेशन डिवीजनों को किस में बांटा? छूट कैसे रहा? उस सेशन डिवीजन्स को, कि भाई जो सेशन डिवीजन है उनको इन्होंने बांटा डिस्ट्रिक्ट में। यानी डिस्ट्रिक्ट्स में इनका डिवाइडेशन किया। और जो डिस्ट्रिक्ट है इनको इन्होंने बांटा किस में? सब डिवीजन में। सब डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट को किस में डिवाइड किया? सब डिवीजन। अब देखो स्टेट के लिए जो कोर्ट हो गया वो हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को कहां अपॉइंट किया गया? एस्टैब्लिश किया गया पूरे स्टेट के लिए किया गया, एक स्टेट और एक हाई कोर्ट। फिर जो आपके सेशन कोर्ट थे, जो सेशन कोर्ट था उसको कहां एस्टैब्लिश किया गया? जिले में, सेशन डिवीजन। कहां अपॉइंट किया गया?
सेशन डिवीजन, मैंने स्टेट को हमने किस में बांटा, सेशन डिवीजन में। तो जितने भी सेशन डिवीजन है उसमें एक सेशन कोर्ट होगा और एक सेशन जज अपॉइंट किया जाएगा। तो सेशन जज कितना होगा, एक। तो राज्य सरकार ने पूरे जो भी सेशन जो है उनमें एक वो अपॉइंट कर दिया, कौन, और अब सेशन जज का अपॉइंटमेंट, सॉरी सेशन जज के कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिए, यानी स्ट्रक्चर बना दिया। अब उसमें जज अपॉइंट करना है, किसको, हाई कोर्ट को। तो किसको अपॉइंट करेगा, सरकार कराएगी वैसे अपॉइंटमेंट, लेकिन करेगा कौन, हाई कोर्ट करेगा। तो एक कोर्ट है, एक कोर्ट को एस्टेब्लिश करना है और उसमें एक जज लगाना है। तो स्टेट अपनी ड्यूटी कर रहा है कि उसने बिल्डिंग बना दी, हाई कोर्ट ने जज बना दी, एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक ही है। भाई जिसके इकलौता बेटा हो उसकी तो पूरी प्रॉपर्टी जाएगी, डिवाइडेशन थोड़ी होता है। लड़ाई झगड़ा किस में होता है, जो दो का लालच करते हैं कि नहीं दो होने चाहिए, तो वही फिर बाद में बड़े होकर के क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है। अकेला तो कभी लड़ता ही नहीं है, तो सिंगल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं क्या। तो एक कोर्ट का एस्टैब्लिश तो कर रही है कौन, सेशन कोर्ट का स्टेट गवर्नमेंट। और उस और उसमें जो पीठासीन अधिकारी लगाएगा, कौन लगाएगा, किसी से पूछने की जरूरत है नहीं है। अब इस सेशन कोर्ट की सहायता के लिए क्या बनाया गया, एडिशनल सेशन कोर्ट बनाए गए, जिनका काम केवल इसको बांटते हुए काम को करना है, पर्सनल जुडिक्शन इनका नहीं होता है। दे दिया वो बात अलग है, जैसे जो है कौन सा, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तो नहीं मिलता, लेकिन जो तहसील हेडक्वार्टर है वहां मिल जाता है। जैसे चोमू में है तो चोमू के एडीजे को लगा दिया, शाहपुरा है तो शाहपुरा में एडीजे को लगा दिया, बगरू है सॉरी दूधू है, दूधू में एडीजे को लगा दिया, तो वहां एडीजे लगा देते। बाकी इनका कोई जुडिक्शन नहीं दिया होता, ये इन्हें काम बांटता है। तो इसकी सहायता के लिए जितने आवश्यक हो, है ना, उतने। अब जैसे जयपुर है और दौसा, अगर नियम बना दे 10-10 लगाए जाएंगे, तो जयपुर में तो 10 क्या है, कम पड़ेंगे, और दौसा में 10 ज्यादा हो जाएंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, है ना। फिर जो आपके जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के जितने भी कोर्ट है कहाँ अपॉइंट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में। कितने कितने, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मेंस में, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेटों के कोर्टों की एस्टेब्लिश कौन करता है तथा उसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट लगेंगे वो सेशन खंड में नहीं लगते, कहाँ लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में लगते हैं, जिले में लगते हैं। अरे बात समझ। अब जिले में कितने लगेंगे ये कौन बताएगा, सरकार को, ये बात कौन बताएगा। अब जैसे मान लो हम ये कहें कि हर जिले में इक्वल होने चाहिए, तो जयपुर में मान लो 50 कोर्ट एस्टेब्लिश किए, और मान लो ये 50 कोर्ट हम, जैसे दूदू जिला होता और दूदू में भी हमें 50 कोर्ट खोलने होते, तो हर गली के नुक्कड़ पे कोर्ट होता, और जुडिक्शन क्या होता थानों का, कि ये गली का लास्ट प्रभु दयाल जी का मकान इस थाने के जुडिक्शन में आता है, नहीं, राम अवतार जी का मकान दूसरे कोर्ट में आ जाएगा, तो गली गली में कोर्ट खुल। तो हर जिले की जैसी एक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट एस्टेब्लिश करती है। अब सरकार का काम है कोर्ट एस्टेब्लिश करने का, लेकिन बताएगा कौन कि इतने कोर्टों से काम चल जाएगा, कौन बताएगा। सेक्शन 11 फर्स्ट को पढ़िए,
ये ध्यान रखना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत पूछा जाता है कि जिले में मजिस्ट्रेटों के कोर्टों के न्यायालयों की स्थापना कौन करता है। स्पीकर बंद कर लो। नहीं, और आगे बात समझ कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन पूछ, क्योंकि सेशन कोर्ट में राज्य सरकार का हाई कोर्ट से परामर्श की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही है तो वो तो एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, उसको कौन मना करेगा। लेकिन यहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा के वैसा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट एस्टेब्लिश किए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मेंस में। और आप उठा के देखना, आर जिसमें कम से कम 2 से 3 बार पूछा हो। जब आरपीएससी पेपर लेती थी कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात समझ में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के इतने न्यायालय जितने कहा आवश्यकता अनुसार कौन, राज्य सरकार किसके, उच्च न्यायालय के परामर्श से एस्टेब्लिश करेगी। राज्य सरकार स्थापित कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, और उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद से परामर्श करने के बाद करेगी। और उसके बाद में पीठासीन अधिकारी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, उच्च न्यायालय। कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय को पूछने की जरूरत नहीं है सरकार से कि किसको लगाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपकी जो आरजेएस की वैकेंसी आती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए आती है या सिविल जज के लिए आती है। आज तक आई क्या वैकेंसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए? तो ध्यान रखना कि आज तक इतिहास में मजिस्ट्रेटों की नौकरी लगी नहीं। लोगों को भ्रम है कि हम मजिस्ट्रेट बन गए। मजिस्ट्रेट तो बने ही नहीं, क्या बने, सिविल जज बनते। और एडिशनल पावर किसका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का दिया जाता है, यानी अतिरिक्त कार्य किसको, सिविल जज को। कि भाई आप तो हर कोर्ट में आप जाते हो तो क्या लिखा होता है, सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। तो सिविल जज तो वो खुद होता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट के उसे क्या दिए जाते हैं, एडिशनल पावर दिए जाते हैं। तो जो भी सिविल जज है उसको क्या किया जा सकता है, हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट के पावर डेलीगेट कर सकते थे। तो आज तक इतिहास में कोई मजिस्ट्रेट नहीं बना। अगर कोई ये कहता है कि मैं मजिस्ट्रेट हूं तो वह कहा भाई कब अपॉइंट हुआ था आप मजिस्ट्रेट है तो, है नहीं, वैकेंसी नहीं है, आज तक ही मजिस्ट्रेट की वैकेंसी नहीं है, तो आप मजिस्ट्रेट बने कैसे, नहीं। तो सिविल जज को मजिस्ट्रेट का एडिशनल पावर दिया जाता है ना। अब जो ये जेएम फर्स्ट लगा दिए गए, इन जेएम फर्स्ट में से जो सबसे बड़ा होता है यानी जो सबसे सीनियर होता है, उनमें से जो सबसे सीनियर होते हैं उनको जिले में क्या लगा दिया जाता है, सीजीएम लगा दिया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगा दिया जाता है। ठीक। और ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं कौन से, सीजीएम, जितने आवश्यक हो उतने ही एडिशनल सीजीएम यानी एसीजीएम अपॉइंट किए जाते, उतने ही
एसीजीएम क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। फिर एक हो गया फिर आपका इसका जेएम, एक हो गया जेएम फर्स्ट। तो सीजीएम जो जेएम फर्स्ट होते हैं वो कितने हो गए, 3। जेएम फर्स्ट को सीजीएम लगाया जाता है जो सबसे सीनियर होता है, फिर प्रमोशन के बाद में एसीजीएम लगाया जाता है, और है ना, और इनको क्या लगाया जाता है, एसीजीएम लगाया जाता है ना, और एसीजीएम के बाद में जेएम फर्स्ट जो सीधा डायरेक्ट होता है वो क्या हो गया, जेएम फर्स्ट हो गया। अब इसमें जेएम फर्स्ट वाले में जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है इसका प्रोविजो। किसका, सेक्शन 11 का प्रोविजो, और सेक्शन 13 जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, सेक्शन 11 का प्रोविजो। सेक्शन 11 में भी स्पेशल कोड है जेएम का, और कहां पर, 13 में भी जेएम का। तो 13 वाले तो अब अपॉइंट होते नहीं है, इतिहास बन गया है ना, जो 13 में है वो क्या है, इतिहास बन गया। क्योंकि पहले क्या था कि कोर्टों की कमी थी। आप 1973 के बारे में सोच के देखो, जब 1898 की सीआरपीसी से हम आ रहे हैं गवर्न होकर के, उस वक्त देश में कितने क्रिमिनल कोर्ट, आप ये देखो कि सांगानेर में सिंगल कोर्ट था एक, और उस सिंगल कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट लगे हुए थे धर्मराज मीणा जी, और उनके पास कोर्ट में फाइलों की पेंडेंसी 10,000 से ऊपर थी। कितनी थी, तो नई नई नौकरी लगी थी, आप ये सोचो कि वो डाइस पे बेहोश हो गए थे काम करते करते। फिर सांगानेर का डिवाइडेशन किया, मुआना थाना अलग किया, सदर थाना अलग किया, सांगानेर थाना अलग किया, मालपुरा अलग किया, ऐसे डिवाइडेशन करके फिर वहाँ एसीजेएम के 2 और जेएम के शायद 3 कोर्ट एस्टेब्लिश की, और एक एडीजे का। तो भी आज भी वर्कलोड है 5 आदमियों में भी, तो सिंगल आदमी की क्या हालत हो जाती थी, आप सोच के देखो, इतना वर्कलोड था। अब आप ये सोचो, ये हालत तो अब की है भाई, आज से 5-10 साल पहले की। 73 की सीआरपीसी जब बनी उस वक्त भारत में कितने कोर्ट होंगे, उस वक्त तो बिल्कुल कम होंगे। पेंडेंसी थी 1898 की सीआरपीसी से हम गवर्न थे, ठीक। इसलिए फिर हमने क्या किया, इसलिए सेक्शन 13 बनाया कि भाई 10,000 फाइलों में अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट के केस चल रहा है, पूरी जिंदगी तो नहीं सुलटे वो, और उन डिपार्टमेंट के केसों को जब तक नहीं सुलटे, मान लो सपोज करो कि किसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट के गबन का केस आ गया, और कम से कम उसमें 200-250 कर्मचारी इन्वॉल्व। अब कोई भी डिपार्टमेंट अगर किसी के खिलाफ एक्शन लेता है तो उससे पहले कोर्ट क्या ओपिनियन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है, कि सबसे पहले कोर्ट के ओपिनियन को भी देखा जाता है एक्शन लेने से पहले, और कोर्ट की जो ओपिनियन होगी वो सुपरसीड करती है डिपार्टमेंटली प्रोसीडिंग की। जैसे मान लो डिपार्टमेंट ने जांच की, और जांच करने के बाद दोषी पाया, टर्मिनेट कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कोर्ट अगर उसे क्या कर दिया, एक्विटल कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो वो जो उसने प्रोसीडिंग की थी वो क्या हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग डिपार्टमेंटली प्रोसीडिंग पे सुपरसीड करती है। आगे बात समझ। अब मान लो डिपार्टमेंट वाले अपनी प्रोसीडिंग करके उन्हें कर दे, और फिर कोर्ट में 10 साल बाद में वो जीत जाए, तो बिना काम किए वो 10 साल के पैसे लेंगे। 10 साल तक उन्होंने काम भी नहीं किया, बिना काम किए वो 10 साल के एक साथ पैसे लेंगे। कितना बार आता है,
तो इसलिए कोर्ट के ने तो इन्होंने ये कहा कि भाई एक काम करो, ऐसी कंडीशन में आप स्पेशल कोर्ट बना लो। आप क्या कर लो, स्पेशल कोर्ट बना लो। कोई भी व्यक्ति जो आपके यहाँ पर मजिस्ट्रेट बनने की योग्यता रखता हो, जेएम फर्स्ट या जेएम सेकंड दोनों, है ना, जिसका ही मामला हो जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करो। सरकार क्या करेगी कि साहब ये हमारे आदमी है, ये पढ़े लिखे हैं। भाई उस वक्त एलएलबी किए हुए मिलते भी कहाँ थे, आप सोचो 1973 के अंतर्गत किसी भी डिपार्टमेंटों में, तो उस डिपार्टमेंट के एक आदमी को क्या कर दिया जाता था, सिर्फ उन मामलों के संबंध में जेएम फर्स्ट की पावर क्या कर दी जाती थी, डेलीगेट कर दी जाती थी कि भाई आप, और उसे टारगेट दिया जाता था कि भाई आप कोशिश करो किसी एक साल में क्या करो, निपटा दो। अगर एक साल में वो प्रोसीडिंग करके मामले को निपटा दिया तब तो ठीक है, लेकिन एक बार में एक साल है, फिर एक साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है ना। ऐसे नहीं कि एक साल बाद में वो कोर्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन कब तक, उन मामलों के निपटारे तक। लेकिन आज तक मैंने तो ये देखा नहीं कि ऐसे कोई डिपार्टमेंटों के केसों के लिए डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड के पावर दिए गए। लेकिन ये एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई थी 1973 की जो सीआरपीसी है उसको में, कि भाई अगर इतनी इमरजेंसी है तो खुद का कोर्ट बना लो। नहीं, फिर उसके बाद में ये तो बढ़िया है कि कोर्ट बनाने की पावर दी है, नहीं तो थाना खोलने की पावर दे देते कि भाई किसी को पुलिस से दिक्कत है तो अपना खुद का खाना खोल लो नहीं। लेकिन अब आप जैसे जाते हो कोर्ट में, तो कोर्ट में जैसे ही घुसोगे तो आपको दिखाता है विशिष्ट मजिस्ट्रेट एनआई, लिखा आता है कि नहीं आता। अब वो सिर्फ एनआई के मामलों को ही क्या करता है, डील करता है। आज एनआई कोर्टों में भी एक एक जज के पास में, मजिस्ट्रेट के पास में कम से कम 10,000 केसों की पेंडेंसी। आप ये सोचो कि इतना बुरा लिटिगेशन, जो आपकी वैकेंसी 44 दिखाती है ना, जब तक 440 या 4400 भर्ती नहीं होगी तब तक यही हालत रहेगी। बस जुडिशरी के अंतर्गत पेंडेंसी लाने का मतलब ये होता है कि जुडिशरी मजबूत नहीं हो, अपने आप में उलझी रहे। तो ये भी एक सिस्टम का तरीका है कि जुडिशरी को उसी में उलझा दो कि वो अपनी खुद की पेंडेंसी से बाहर आएगी तो सोचेगी कि हमें क्या पावर एक्सरसाइज करना है। एक सीजीएम के पास उतना ही पावर होता है जितना डीएम के पास होता है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी देखा है कि सीजीएम एग्जीक्यूटिव पावर यूज कर रहा है? क्योंकि जुडिशरी को उसी में उलझा दिया कि उनको यही पता नहीं, हनुमान जी बना दिया कि हमारे पास पावर क्या है। ये तो मान लो पीआईएल वगैरह, ये थोड़ा सा उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये पता, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म चालू कर दिया कि चलो ये भी हमारा काम है। अदरवाइज तो जुडिशरी को इतनी पेंडेंसी दे दी कि जुडिशरी अपने कामों में उलझी रहती। तो जब तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई, कितनी, 4400 की, तब तक जुडिशरी मजबूत नहीं हो सकती। इतने कोर्ट खोलने चाहिए कम से कम राजस्थान। अब आपके पास में एक बात बताओ, 500 केस है, आप बहुत अच्छी हेयरिंग करो, हर केस को ढंग से सुनोगे, सब गवाहों को बुलवाओगे, हर की वो होगी, जस्टिस मिलेगा हर व्यक्ति। लेकिन अगर क्या हो गया, अगर आपके पास में 5,000 केस हैं तो फिर क्या करोगे, तो भाई 3 4 5 जो भी टारगेटेड है सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं उनमें तो गवाह बुला लो, और बाकी में तारीख जब फिर टारगेटेड हो जाएगा तब निकालेंगे। आगे बात सुन। तो जुडिशरी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो किसकी है, पेंडेंसी। एक बार मास्टर जैसी वैकेंसी निकालो तो बस,
बस फिर उसके बाद में देखो जुडिशरी क्या कर सकती है। फिर देखिए कहाँ थे हम, तो समझ में आ गया कि जेम फर्स्ट जो 11 के अंतर्गत प्रोविजो में होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उसे स्पेशल सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है। और जो सेक्शन 13 वाले होते हैं वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी को क्या किया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के पावर दिए जाते हैं 1 साल के लिए, और उन्हीं मामलों के लिए दिए जाते हैं जो उस डिपार्टमेंट से संबंधित है, उन्हीं मामलों के निपटारा करने के लिए दिए जाते हैं। तो 11 का प्रोविजो में भी स्पेशल कोर्ट है और 13 के में भी स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की काम बताया गया है। ठीक, अब जितने भी जेएम होते हैं, जितने भी जेएम होते हैं, अब ये जो जितने भी सीजेएम है और ये एडी एसीजेएम है और जेएम फर्स्ट या जेएम सेकंड है, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट। ध्यान रखना, जो एसीएमएम होता है वो उसका सबऑर्डिनेट नहीं होता, किसका, सीएमएमएम का, वो उसके इक्विवेलेंट होता है। लेकिन यहां पर अगर हम सबऑर्डिनेशन की बात करें तो जितने भी एसीजेएम हैं वो सीजेएम के क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, और जेएम भी। ठीक, अब जेएम और सीजीएम को क्या काम बांटा जाए ये कौन तय करेगा, इसके लिए जो लिस्ट निकलती है वो सीजीएम निकालता। इसमें ध्यान रखना डीजे का कोई रोल नहीं होता। जो 14 है उसका फर्स्ट क्लोज मेंस में बहुत पूछा जाता है। सेक्शन 14 का जो फर्स्ट क्लोज है वो मेंस में बहुत पूछा जाता है। आ रही बात समझ में कि ये बहुत पूछा जाता है 14 का फर्स्ट क्लोज, कि ये जो इनको जुडिक्शन है काम बांटने का, लोकल जुडिक्शन है, वो कौन देता है, सीजीएम देता है। किनको, एसीजेएम और जेएम को, और हाई कोर्ट के डायरेक्ट नियंत्रण में रहते। यानी ये जुडिक्शन बांटने के बाद जो रिपोर्ट करेगा सीजीएम वो किसको करेगा, हाई कोर्ट को करेगा। डीजे का वो सेशन कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं, कार्य को बांटने के संबंध। आगे बात समझ। फिर उसके बाद में इनकी अगर अधीनस्थता की बात करें तो कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा, तो इन्होंने कहा कि भाई सीजीएम किसके, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर में रहेगा, और बाकी उनके नियंत्रण में रहते हुए सीजीएम और सेशन के अधीन रहते हुए सीजीएम के क्या रहेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये बात उन पे लागू नहीं होती, किस पे, एमएम पे। 19 पढ़िए, सेक्शन 19 को पढ़वा, सेक्शन 19 को पढ़ो। आगे बात समझ। फिर इन्होंने सेक्शन 8 में महानगर मजिस्ट्रेट की बात कही है कि महानगर मजिस्ट्रेट का कोर्ट क्या होता है। इसमें छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन, कि महानगर मजिस्ट्रेट का कोर्ट, देखो जयपुर है और एक है बाड़मेर, जयपुर और बाड़मेर में एक ही टाइप के अपराध होंगे क्या,
पर जैसे मैं चोमू, मेरी पोस्टिंग रही 2 बार। पहले पोस्टिंग जो मेरी थी वो हरमाड़ा थाना मेरे जुडिक्शन में आता था, ठीक, जिसमें हरमाड़ा, दौलतपुरा, ये सारा एरिया आता था। जब मेरी दोबारा पोस्टिंग हुई तो मेरे पास जो जुडिक्शन था वो सामो थाने का जुडिक्शन था। किसका था? सामो थाने का जुडिक्शन था। अब जब मेरी दोबारा वहाँ सामो थाने में पोस्टिंग हुई तो वो ग्रामीण कोर्ट था, सामोद का एरिया आता था। सामो थाने में था तो वो 2 4 5 टाइप के केस आते थे। तो कोई फोर्जरी का आ गया, चीटिंग का आ गया, कोई मारपीट का आ गया, कोई एक्सीडेंट का आ गया, कुछ, बस इससे ज़्यादा कुछ ही। लेकिन जब मैं यहाँ पोस्टेड था, कहाँ पर, ACMM, मैं MM 25 में, थारमाड़ा थाने का जब जुडिक्शन था, तो एक तो दौलतपुरा लगता था, हाईवे का थाना था, हाईवे की चौकी थी, अब तो थाना बन गया। तो वेरियस टाइप के केसेस तो यहाँ से आते थे। हरमाड़ा के क्षेत्र में से वेरियस टाइप के केसेस, कोई EC एक्ट का आ रहा है, कोई IT एक्ट का आ रहा है, कोई स्पेशल एक्ट का आ रहा है, कोई IPC के अंतर्गत भी इंटरनल केस। तो कहने का मतलब, मैंने 2 जगह पोस्टिंग रही, एक ही जगह, लेकिन जहाँ थानों के जुडिक्शन का अंतर था, जब वहाँ था तब मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत कभी पड़ी नहीं। नहीं, सामो थाने में था, वो ये नहीं था कि मैं एक्सपीरियंस्ड हो गया था, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के आएंगे सबको पता था। लेकिन वहां हमेशा तैयार रहना पड़ता था कि अब क्या आएगा। नहीं, वहां एक दिन सुबह सुबह अखबार उठाया, तो अखबार उठाने के बाद में मैंने देखा कि गुलाबो सपेरा की फार्म हाउस पे रेव पार्टी पकड़ी। पुलिस ने 25 लोगों को अरेस्ट किया। हरमाड़ा थाने की बड़ी कार्रवाई, ठीक। नहीं, अब सुबह सुबह उठ करके मगा अखबार में देखने के बाद में, अब ये 25 का आएंगे, कोर्ट में आएंगे, तो APP भी टाइम पे पहुंच जाए तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर पत्रकार ये पड़ेगा कि भाई APP नदारत। नहीं, तो कहने का मतलब कि हम बड़े क्षेत्र है जहां जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां अपराध भी वेरियस टाइप के होंगे। और जहां पर वो है, इसलिए इन्होंने 2 पार्टों में बांटा कि एक तो गया महानगर क्षेत्र, कि सरकार, महानगर क्षेत्र में क्या होता है कि मजिस्ट्रेटों को और ज्यादा पावर दे दिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी, पार्डन की, क्षमादान की, तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो जांच और विचार में, यानी इंक्वायरी और उसमें ट्रायल के दौरान ही क्या कर सकता है क्षमादान दे सकता है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में भी क्षमादान दे सकता है। कौन सा? महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिर इसके अलावा आप ये सोचो, जैसे 395 है, उसमें रेफरेंस की बात करते हैं। भाई रेफरेंस क्या होता है कि नीचे वाले को अगर कहीं दिक्कत आ रही है कोई कानून की बात के इंटरप्रिटेशन पर, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस पर बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो पूछ सकता है कि सर मैं इसमें क्या करूं। ये रेफरेंस होता है। एक होता है कंपलसरी रेफरेंस। कि कंपलसरी रेफरेंस ये है कि किसी मजिस्ट्रेट को ये लगता है, नहीं, न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, कि भाई जिस मामले की मैं सुनवाई कर रहा हूं, जिस मामला कोर्ट में आया है और जिस विधि या विधि के प्रोविजन के अधीन मामला आया है, वो अवैध है, शून्य। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। नहीं, तो वो अपने इस मामले में कि भाई ये विधि और विधि के प्रोविजंस पर आप अपने डायरेक्शन दीजिए और मैं उसके आधार पर मामले का निपटारा करूं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। ये मैंडेटरी है और ये पावर हर कोर्ट को है। लेकिन 295 के सेकंड में जो दे रखा है वो ऑप्शनल है। और ये किसके इक्वल? और उसकी
अच्छा, इसकी ये हटा दी थी कि बैटरी? क्यों? लैपटॉप की? कोई नहीं है। हाँ, कहाँ थे हम? है ना? तो आप ये देखिए 295 में इक्विलेट ऑफ सेशन किसको? मेट्रोपॉलिटन को मजिस्ट्रेट है कि विधि के किसी भी प्रश्न पे अगर उसे कहीं दिक्कत आ रही है तो वो क्या कर सकता है? अपने मामले को रेफरेंस कर सकता है। किसको? हाई कोर्ट को। तो आप ये देखो कि इनको थोड़ा सा पावर क्या कर दिया है? ज्यादा दे दिया है। किसको? मेट्रोपॉलिटन में, क्योंकि वहां पर वेरियस टाइप के केसेस जाते हैं, इसलिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट की बात की। तो सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होगा? तो वो कहता है कोई से भी एक सेशन खंड को, किसको? सेशन खंड को, है ना? उस सेशन खंड को स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और इस सेशन खंड को क्या माना जाएगा? एक सिंगल जिला माना। सेशन खंड को क्या माना जाएगा? डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, कि वो एक सेशन खंड भी होगा और एक जिला भी होगा। और इनके डिवाइडेशन की बात कही है, किसकी? तो इसलिए, लेकिन शर्त ये कहा है कि इसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा उसे महानगर क्षेत्र घोषित कर सकता है। महानगर क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में अदर मजिस्ट्रेट से पावर थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर ये जो 10 लाख की जनसंख्या है, उसके बाद में इन्होंने कहा कि 4 महानगर तो अभी बने हुए हैं। जिस दिन सीआरपीसी लागू हुई उस दिन 4 महानगर थे। तो पहला 3 तो थे कौन सी? प्रेसिडेंसी राज्य। कौन से? प्रेसिडेंसी, जो अंग्रेजों के टाइम के थे। प्रेसिडेंसी जानते हो कौन कौन से हैं? बंबई, मद्रास और लास्ट कलकत्ता। ये 3 महानगर, और ये प्रेसिडेंसी नगर थे। क्यों? सर अहमदाबाद भी तो था। नहीं, ये 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, अहमदाबाद प्रेसिडेंसी नगर नहीं था। नहीं, महानगर 4 हैं, जिसमें 3 तो ये प्रेसिडेंसी हो गया और चौथा अहमदाबाद है। हम महानगर की बात कर रहे हैं। तो अहमदाबाद नहीं, 3 प्रेसिडेंसी नगर थे। कौन से? दिल्ली क्यों नहीं बना प्रेसिडेंसी नगर? सर उस वक्त वो राजधानी नहीं। दिल्ली, दिल्ली राजधानी शिफ्ट हो गई थी ना 11 में, वो आया था तब 19। भाई एक बात बताओ, ह्यूमन नेचर की बात करो, ह्यूमन नेचर की बात करो। कि जैसे मान लो कि आप सीकर के रहने वाले हो, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, और आप जयपुर में रहने लग गए, तो ईमानदारी से मकान किस रोड पे बनाओगे? क्यों? चाहे आप गांव 5 साल में एक बार जाओ, लेकिन सोच क्या है? गांव पास पड़ेगा। अगर आप इधर अजमेर की तरफ से हो, अजमेर जोधपुर, तो आप किधर बनाओगे? अगर टोंके वाले रोड से हो तो, और अगर आगरा रोड से हो तो? भाई यही है। तो अंग्रेजों का भी क्या था कि भाई वो बंदरगाह से आते थे, भाई आने का साधन क्या था? और वहां पर जितने भी वो थे बंदरगाह, उन्हीं के आसपास में उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली कि भाई हम यहाँ पर ही रहेंगे। क्यों? अब वो कौन से रोज जा रहे थे दिल्ली अप डाउन कर रहे थे? नहीं, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर होती है कि वो दोनों जगह का कॉम्बिनेशन, कि जो उसका पेरेंटल जगह है वो, और उनके बीच का
बैलेंस बना रहे कि वो उससे भी अटैच रहे और उससे भी अटैच रहे। इसलिए जहां पर बंदरगाह थे इन तीनों क्षेत्रों में, वहीं पर इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बना ली, टाउनशिप बना ली और वहां पर रहने लगे। आगे बस, तो ये चार तो क्या थे, महानगर क्षेत्र। कब? जिस दिन सीआरपीसी बनी उस दिन थे। और उसके अलावा बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई कि वो चाहें तो। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको दिक्कत है कि उन्होंने 4 महानगरों का तापमान सुन रखा है। सुन रखा है कि नहीं है? तो अहमदाबाद दिमाग से निकल जाता है और दिल्ली आ जाता है ले कि सीआरपीसी लागू होने के समय 4 महानगर कौन से एस्टेब्लिश थे, है ना? तो हमें 3 तो याद रहते हैं, और जो पुराने हैं उन्होंने क्या कर रखा है, तापमान सुन रखा है। पूरा पहले समाचार आते थे, अब सुनना मजबूरी भी थी, वही चैनल था एक, नहीं कि 4 महानगरों का तापमान इस प्रकार है लास्ट में। तो वो महानगर में दिल्ली आता था, लेकिन यहां पर क्या है, अहमदाबाद है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछता है वो प्रॉब्लम बना करके पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी जगह की जनसंख्या 10 लाख नहीं रही, तो वो महानगर क्षेत्र नहीं रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई, किसी एरिया को महानगर क्षेत्र से हटा भी देते हैं। जैसे मान लो चोमू महानगर में आता है, और चोमू को अगर हटा दे कि नहीं महानगर लायक नहीं है, तो हटा सकते हैं कि नहीं? है 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए चोमू को, जो जो उससे हटा भी सकते हैं, और चोमू को हटा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जो चोमू के मामले हैं उनका निपटारा अब कैसे होगा? तो जो महानगर मजिस्ट्रेट रहते हुए रजिस्टर्ड हुए मामले, उनकी ट्रायल तो ऐसे ही होगी जैसे आज भी महानगर मजिस्ट्रेट, और उसके बाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह इनका क्या होगा, निपटारा होगा। अरे बात समझ। फिर उसके बाद में अब तो नई जो बीएनएसएस आई है उसमें सब कोई महानगर हटा दिया। नई बीएनएसएस में महानगर मजिस्ट्रेट नहीं, सारे सारे महानगर मजिस्ट्रेट हटा दिए। सारे के सारे महानगर और दोनों क्षेत्रों में कौन से होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर नाम और डेजिनेशन में अंतर नहीं, नहीं, ये दोनों क्या है, इक्वल है, समानता का अधिकार। तो कहने का मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स कौन से होंगे, कहाँ एस्टैब्लिश किए जाएंगे, आगे बात समझ में। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है आपका ईएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 20 में ईएम के कोर्टों के एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों के कोर्ट की बात कही गई है कि राज्य सरकार कहां पर अपॉइंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होंगे। ये कहां अपॉइंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट में। क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों के जितने न्यायालय कोर्ट वो आवश्यक हो उतने कोर्ट करेगी राज्य सरकार। किससे पूछ के, किसी से पूछने की जरूरत है क्या ईएम वालों के लिए? तो जितने आवश्यक हो उतने खुद राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। उनमें से एक को डीएम बनाएगी। क्या बनाएगी, डीएम, यानी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी। और डीएम की नौकरी कितने घंटे की होती है, 24 घंटे। और कलेक्टर की, कलेक्टर की 10 से 5 की नौकरी होती है। जब रेवेन्यू के मैटर देख रहा होता है तब वो कलेक्टर होता है, और कलेक्टर की ड्यूटी कितने बजे की है, और डीएम की, क्योंकि इसका काम अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। जब वो डीएम है तो लॉ एंड ऑर्डर में ये नहीं कह सकता कि सब 5 बजे अपना ऑफिस टाइम पूरा हो गया। जैसे मान लो कहीं दुर्घटना घट गई, जैसे मान लो कोई बड़ा कांड हो गया, जैसे वहां का कांड हुआ अभी कहाँ पे, अजमेर रोड पे बांकरोटा में हुआ, सुबह वो कहते 10 बजे आऊंगा मैं, तो नहीं, कभी तो टाइम हुआ ही नहीं, 10 बजे आऊंगा, कह सकता है क्या?
आगे बात समझ में? तो कहाँ लिखा हुआ है कि डीएम आउट करके जाएगा सीआरपीसी में? ये बात कहाँ लिखी हुई है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ तो डीएम 5 बजे उठ करके वहां जाएगा, सोएगा नहीं? बिल्कुल सही है। 174 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अगर अप्राकृतिक मृत्यु हो गई है तो वहां पर क्या करने, जांच करने के लिए और इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए डीएम कहाँ जाएगा? मौके पर जाएगा। वैसे तो हर जगह जाने के लिए कहा है, लेकिन वहां 5 बजे पहुंच रहा है तो डीएम की ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की होती है, इसलिए वो 5 बजे भी उठ करके वहां पर जाएगा। फिर डीएम के बाद में इन्होंने कहा दूसरा होगा एडीएम। इसकी सहायता के लिए क्या होगा? एडीएम होगा। जैसे यहाँ पर एडीएम 4 अपॉइंट कर रखे हैं, किसकी सहायता के लिए? अब जयपुर जिले में एडीएम ईस्ट वेस्ट है ना, फर्स्ट सेकंड है ना, तो इन्होंने डिवाइडेशन करके अपॉइंट कर रखा है कि ये इसकी सहायता के लिए होंगे। कौन? और पावर वही एक्सरसाइज करेंगे जो पावर किसका है? डीएम का होता है। ये इसकी जो आईएएस होता है उसको तो लगाते हैं हम डीएम, और जो आईएएस बनने वाला होता है जैसे सीनियर आरएस होता है उसको लगाया जाता है किस में? एडीएम। जो सीनियर आरएस होता है उसको क्या बनाया जाता है? एडीएम बनाया जाता है। फिर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनमें से जो सब डिवीजन पर है, सब डिवीजन पर होता है, उनमें से एक को क्या बनाया जाता है? एसडीएम बनाया जाता है। जो शुरुआती जो होता है उसको क्या बनाया जाता है? एसडीएम बनाया जाता है। जो शुरुआती होता है उसको क्या बना दिया जाता है? एसडीएम बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में नीचे और तहसील है, तहसील पे होते हैं ईएम। पहले हमारे यहाँ तहसीलदार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर नहीं था, अभी 2 4 5 साल पहले क्या किया है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर। नहीं तो एक दिन वो एक अखबार में कार्टून टाइप का आया था जिसमें खबर थी कि भाई एक फोटो लगा रखी थी कि एक तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का बोर्ड लगा हुआ था, ऑफिस था, उसका गेट था, गेट के आगे एक गधा खड़ा हुआ था, तो उस पर लिखा हुआ था कि साफ काम करके घर जाते हुए तो क्या हुआ कि ईएम को भी क्या कर दिया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो पावर है अब वो तहसीलदार को देती है। अब जिले के जितने भी हैं सारे के सारे किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डीएम के, सिवाय एडीएम। एडीएम उसके इक्वल पावर यूज करता है क्योंकि वो फिर सीधा सरकार को अप्रोच करता है। और डिवीजन के सारे एसडीएम के अंडर में रहेंगे, किसके डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हुए? डीएम के कंट्रोल में रहते हुए किसके? एसडीएम के कंट्रोल में रहेंगे। अब जो ये एसडीएम ईएम है इनका अपॉइंटमेंट का जो ऑर्डर किया जाता है वो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये पावर किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना ये पावर डीएम को भी क्या कर सकती है? डेलीगेट कर सकती है। अब जो सेक्शन 20 में जो सबसे काम की और महत्वपूर्ण चीज है वो जो आपको मैथ्स में पूछ सकता है वो सेक्शन 20 का 5, सेक्शन 20 का 5 इंपॉर्टेंट है, देखिए। सर हाँ सर तहसीलदार वाली लास्ट वाली बात समझ में कोई बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं थी आई। कि तहसीलदार को भी ईएम बना दिया। नहीं, कहाँ थे हम? 20 का 5। 20 के 5 में क्या दे रखा है कि जहां महानगर क्षेत्र है, कौन से में? महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पावर किसको दे दिए जाते हैं? कमिश्नर को डेलीगेट कर दिए जाते हैं। कौन से वाले पावर?
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाले। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाले पावर कौन से हैं? जो आपके चैप्टर 8, 10 और 11 में दिए हुए, यानी जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के पावर हैं वो कमिश्नर क्षेत्र में किसको दिए जाते हैं? महानगर क्षेत्र के अंतर्गत कमिश्नर को डेलीगेट कर देते हैं। जैसे अगर मान लो जयपुर में किसी को 151 में, 107, 116 में, 108, 116 में, 109, 116, 110, 116 में अरेस्ट किया जाता है, तो अगर जयपुर जिले में पेश करना है तो एसडीएम के यहाँ पेश होगा, और जयपुर महानगर में अगर पेश करना है तो वहां पर आजकल एडिशनल एसपी के यहाँ पेश होता है। पहले तो सीओ के यहाँ पेश होता था, आजकल एडिशनल एसपी अपॉइंट कर दिया, उसके यहाँ पर क्या किया जाता है? पेश होता है ना। तो ये महानगर क्षेत्र में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर हैं वो किसको डेलीगेट कर दिए जाते हैं? कमिश्नर को कर दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछ लिया जाता है ना। अब देखो सारे कोर्ट हो गए आपके। कौन कौन सा कोर्ट हो गया भाई? आपके कोर्ट कौन कौन से हो गए भाई? सबसे पहले हो गया क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट, फिर सेशन, फिर एडिशनल सेशन और इनके इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद में सीजीएम, फिर एसीजीएम, फिर जेएम फर्स्ट। ये सारे के सारे क्या हो गए? जेएम फर्स्ट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? जेएम फर्स्ट। और इनमें से किसी को क्या बनाया जा सकता है? स्पेशल। ये ध्यान रखना, ये स्पेशल मजिस्ट्रेट होता है और वो स्पेशल कोर्ट होता है। और ये स्पेशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 के फर्स्ट के प्रोविजो में है या फिर 13 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद में आपका आ गया जेएम सेकेंड। हाई कोर्ट कहां होता है? स्टेट में, राज्य में। हाई कोर्ट कहां अपॉइंट होता है? स्टेट में, राज्य में। उसके अलावा स्पेशल कोर्ट कहां होता है? सेशन में या जिले में, कहीं पर भी हो सकता है ना। और सेशन कोर्ट कहां होता है? सेशन। मजिस्ट्रेटों के कोर्ट कहां होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में होते हैं ना। और ये जिले कितने लगाए जाएंगे? ये एस्टैब्लिश राज्य सरकार करती है, लेकिन कंसल्ट करके किससे? हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एस्टैब्लिश करती है। और राज्य सरकार क्या, वो सॉरी हाई कोर्ट क्या करता है? उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करता है, यानी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। और सिविल जज है ना, को भी क्या कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के एडिशनल पावर दी जा सकती है, यानी पावर डेलीगेट किए जा सकते हैं, चार्ज दिया जा सकता है। फिर जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के अपॉइंटमेंट की बात होगी, ठीक है। किसके अंडर में होंगे, इनका जुडिक्शन कैसे होगा, ये हमने सारा देख लिया है। जो जो काम किए हैं वो 13 का सेक्शन 11 का फर्स्ट है, 11 का फर्स्ट पूरा का पूरा, जिसमें मजिस्ट्रेटों के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोविजन दे रखा है, वो आपसे पूछता है एग्जामिनर, है ना। फिर दूसरा आता है 14 का फर्स्ट आता है, कि 14 के फर्स्ट से आपसे पूछा जाता है। फिर आता है 20 का 5। फिर आपने उसके कोर्ट देखे किसके? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के में कौन कौन सा आ गया? डीएम आ गया, एडीएम आ गया, एसडीएम आ गया, एसीएम आ गया और ईएम आ गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ गया। और ये सारे के सारे कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं? ये जिले में और ये सब डिवीजन।
और सब डिवीजन में यानी डीएम का पावर है, सरकार का है कि कौन से जहां पर मजिस्ट्रेटों को लगाया जाएगा, इस पावर को सरकार किसको, डीएम को डेलीगेट कर सकती है। अभी जैसे लिस्ट नहीं है क्या आरएसओ की, तो जिले में ट्रांसफर करने का राइट किसको दे सकती है, डीएम को दे सकते हैं कि भाई आप अपनी सुविधा के अनुसार डीएम लगा लो, वो सॉरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा लो, ठीक है। अब ये तो हो गई कोर्ट। अब कोर्टों में पैरवी करने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई पैरवी करने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब कौन कौन से कोर्ट थे आपके, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन, फिर आ गया आपका स्पेशल आ गया, है ना। ठीक, फिर उसके बाद में आ गया सीजीएम, एसीजीएम, जेएम फर्स्ट, ये सारे फर्स्ट क्लास में, और फिर जेएम सेकंड, ये कोर्ट है। इन कोर्टों में पैरवी करने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। और पैरवी किसकी करेंगे, स्टेट की। और स्टेट कौन होता है, स्टेट कौन सा होता है, सेक्शन आर्टिकल 300 क्या कह रहा है, आर्टिकल 300 क्या कह रहा है, और 299 क्या कह रहा है, 299 आर्टिकल 299, कि भाई सरकार या के ऊपर या सरकार या सरकार के विरुद्ध जो वाद लाएगा, अगर यूनियन है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, और अगर राज्य सरकार है तो उस राज्य की सरकार के नाम से लाया जाएगा, है कि नहीं है। अब अगर अपराध सरकार के विरुद्ध हुआ है, अगर सब्जेक्ट किसका है, 7वीं अनुसूची के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपराध माना जाएगा। जैसे अगर मान लो किसी ने इनकम टैक्स की चोरी की है तो ये ऑफेंस किसके अगेंस्ट माना जाएगा, ईडी वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं वो किसके विरुद्ध कर रहे हैं, भाई जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस आ रहे हैं वो किसके अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और बाकी अपराध किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं। अब जो हाई कोर्ट है उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसका होता है, पीपी का। अब एक ही तो बेंच होती नहीं क्रिमिनल की, एक से ज्यादा होती हैं, तो एक तो जो मैन होता है वो तो होता है पीपी, और उसकी अन्य कोर्टों में सहायता करने के लिए जो लगाया जाता है वो होता है एडिशनल पीपी, ठीक है। लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक कौन अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट में, केंद्र सरकार और हाई कोर्ट वो करेगी। किसको करेगी, किसको करेगी, किससे परामर्श करेंगी, वो हाई कोर्ट से, किससे करेंगी, क्या लिखा हुआ है, हाईकोर्ट से खुद से करेगी सर, कि क्या लिखा हुआ है, सर ये 24 के फर्स्ट क्लोज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि हाईकोर्ट में अगर पीपी को अपॉइंट करना है तो हाईकोर्ट से परामर्श करने के पश्चात केंद्र सरकार, राज्य सरकार पीपी करेगी। आगे बात समझ में किससे हो रही है, उच्च न्यायालय से, है ना, कि एडिशनल पीपी और पीपी का अपॉइंटमेंट राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और किससे करेगी, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात। ये तो उनका अपॉइंटमेंट होगा फर्स्ट। फिर सेशन और एडिशनल और कोर्ट के अंतर्गत भी क्या लगाए जाएंगे, भाई देखो सेशन में जो लगता है वो तो हो गया पीपी, जो मैन होता है वो तो, और बाकी अन्य हो गए वो क्या हो गए, एडिशनल
आगे बात। अब ये लगाया किसको जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि दो तरीके हैं। एक तो जैसे मान लो जो रेगुलर केडर के पीपी वो हैं एपीपी अभियोजन अधिकारी, उनका प्रमोशन करके, लेकिन शर्त ये है कि उनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी प्रमोशन। लेकिन अगर 7 साल के प्रमोशन वाले नहीं है तो फिर इन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको लगाएंगे, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि स्टेट गवर्नमेंट में एक डीएम पैनल तैयार करेगा एडवोकेटों का, और किससे परामर्श करके, सेशन जज से परामर्श करने के बाद एडवोकेट्स का एक पैनल तैयार करेगा, और किसी व्यक्ति का उस पैनल में नाम है तो ही उसे क्या किया जाएगा, ये लगाया जाएगा, तो पीपी लगाया जाएगा। अगर उसका पैनल में नाम है तो ही उसे क्या लगाया जाएगा, पीपी, पीपी या एडिशनल पीपी लगाया जाएगा, अदरवाइज उसे पीपी और एडिशनल पीपी नहीं लगाया जाएगा। ठीक। फिर जो पीपी लग रहा है उसके लिए इन्होंने कहा कि 7 साल की योग्यता होनी चाहिए, कि उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस में सब काउंट, चाहे वो एडवोकेट रहा हो, एपीपी रहा हो, पीपी रहा हो, सारा एक्सपीरियंस उसमें काउंट होता है ना। एज ए प्लीडर अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट हुआ है वो सारा एक्सपीरियंस में काउंट होता है। लेकिन अगर स्पेशल पीपी लगाना हो तो उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है। स्पेशल पीपी समझो कैसे होता है, जैसे एक वहां की घटना है, कहाँ की, बूंदी की, कि एक बच्ची को उसके नाना ने मार दिया था। उसका केस चल रहा था पोस्को कोर्ट के अंदर। अब आप ये देखो कि वहां उस मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से महावीर जी हैं, पीपी साहब अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको अपॉइंट लगाया गया कि भाई बाकी सारे केस में तो वहां जो पीपी अपॉइंट है वो पैरवी करेगा, लेकिन इस मामले में क्या करेंगे, केवल जिस दिन तारीख लगेगी महावीर जी वहां पर क्या करेंगे, पैरवी करने जाएंगे। तो उस मामले में वो वहां गए थे और लास्ट में कैपिटल पनिशमेंट दिला करके। तो ऐसे किसी स्पेशल पर्टिकुलर केस के लिए अगर किसी को पीपी लगाया जाता है, जैसे क्योंकि अगर लगाएंगे किसी को स्पेशल पीपी तो किस कंडीशन में लगाएंगे, कि भाई केस भारी होगा तभी तो लगाएंगे, नॉर्मल केसों में थोड़े लगाएंगे जो डेली रूटीन के हैं। स्पेशल केस में तो उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि क्या अक्यूज भी लगा सकता है क्या, अक्यूज भी लगा सकता है क्या, सॉरी वो पीड़ित भी लगा, वकील अपॉइंट कर सकता है क्या, तो 24(8) के परंतु में पीड़ित को भी दे रखा है कि वो भी लगा सकता है। लेकिन रेखा मुरारका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है क्या, कि पीड़ित का वकील केवल प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करेगा, पैरवी नहीं कर सकता, केवल असिस्ट करेगा, पैरवी नहीं कर सकता। आगे बस ये तो गए ऊपर वाले। सर ये बात 301 सीआरपीसी में लिखी गई है, उससे रिलेट करती है क्या? बिल्कुल तो उसको अगर नहीं किया गया तो प्राइवेट अभियोजन पक्ष द्वारा प्राइवेट किसी वकील, बिल्कुल वहां पे भी कहा गया और यहाँ पे भी, दोनों जगह जोड़ा गया है ना। फिर आता है सीजीएम, एसीजीएम और जेएम फर्स्ट। रेखा मुरारका वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ या झारखंड ऐसे कुछ है। रेखा मुरारका के गूगल पे डालोगे ना तो मिल जाए, है ना, रेखा मुरारका के नाम से।
अभी का है लेटेस्ट का 19 के। फिर आता है सीजीएम, एसीजीएम फर्स्ट और सेकंड, इनमें कौन लगाए जाएंगे? तो वो कहा इनमें जो लगाए जाएंगे वो होंगे एपीपी। और कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, बिना एक्सपीरियंस के आपको बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तो एपीपीओ के अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करेंगी। और कहाँ करेंगी? जिले में जितने भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट है उनके अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। फिर वो कह रहा है कि एपीपी किसी को भी लगाया जा सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी को नहीं लगाया जाएगा। ठीक। अब क्या था कि जब सीआरपीसी लागू हुई उस दिन तो पुलिस अधिकारी पैरवी कर रहे थे। भाई ये जो एपीपी फर्स्ट है ना, वो पावर तो किसके पास थे? पीआई के पास, पुलिस प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर के पास। और जो एपीपी सेकंड के थे, यानी जो एपीओ वाले पावर है, वो किसके पास थे? पीएसआई के पास में, प्रोसिक्यूशन सब इंस्पेक्टर के पास। तो पैरवी तो वही कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि पुलिस वाला पैरवी नहीं करेगा, डीएम, यानी ये पावर किसको दिया? डीएम को दिया कि डीएम किसी व्यक्ति को अभियोजन की पैरवी करने के लिए खड़ा कर सकता है, लेकिन वो पुलिस अधिकारी को नहीं करेगा। लेकिन उस वक्त तो यही कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि लेकिन पुलिस से करवा रहे हो तो दो कंडीशन दी। एक के लिए तो साफ ही मना कर दिया कि इंस्पेक्टर होना चाहिए, कि पहला तो वो कि इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसने मामले के इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लिया। दूसरा, स्पीकर बंद कर लीजिए, किसका होना है? तो शायद बहुत भेदभाव हो मुसलमान हिंदुओं के गोरे बटे को बटा गोरे बटा पाटो बटा बाफना पहला दिल्ली पब्लिक मोर्च लाडले सान निकला बाफना में गला बाफना है ना? ये हो गया कौन सा? एपीपी सेकंड का। दोनों के लिए हो गए। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट का जो पीपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी तभी कर सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे उस मामले में प्राधिकृत किया हो कि आप भी हमारी तरफ से क्या करोगे? पैरवी करोगे। मेरी 25 नंबर कोर्ट में एक थी, तो एक कोई रुपए जब्त हुए थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि वो का पीप साहब हमारे साथ चलो और आप हमारे को रिप्रेजेंट करो। तो मैंने कहा कि सर मैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप लिखित में मेरे को प्राधिकृत नहीं करोगे। तो फिर उन्होंने एक लेटर दिया, रिटर्न लेटर, कि भाई आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप हमारे मामलों में भी क्या करोगे? पैरवी करोगे। मैं कहा अब चलो। नहीं तो पूछ ले कि तू कौन। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का पीपी भी क्या कर सकता है ना? तो अब जैसे अगर आपको इसको समझना है तो सीआरपीसी का सेक्शन 321 का प्रोविजो देखो कि पीपी केस को वापस ले सकता है, लेकिन अगर मामला दिल्ली पुलिस का है या किसका है, सेंटर के किसी मामले से संबंधित है, तो वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसका अपॉइंटमेंट किसने नहीं किया है? केंद्र सरकार ने नहीं किया है। तो केंद्र सरकार उसके संबंध में कंसर्न नहीं भेज देती। तो स्टेट का पीपी सेंट्रल का काम भी कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? जब वो इसके लिए प्राधिकृत हो तब। अब हमारे कोर्ट हो गए, कोर्टों का अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट के बाद पीपी हो गए, और पीपी के बाद में एपीपी हो गए। अब पीपी और एपीपीओ के लिए कब
2005 में अमेंडमेंट किया और एक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की बात कही गई कि भाई प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट बनाया जाएगा। क्या कराया जाएगा? हाँ, तो उस प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट के अंतर्गत एक तो डीपी होगा यानी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होगा और डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, है ना, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। डीपी और डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए इन्होंने शर्त रखी कि उसके अपॉइंटमेंट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना? 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक। अब जो हमारे कोर्टों में पीपी अपॉइंट हुए हैं, कहां पर? हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं बर्थडे वाले, ये तो किसके अंडर में रहेंगे? किसके अंडर में? डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के। लेकिन इसमें एजी और डबल एजी इंक्लूड नहीं होंगे। डेजी और डबल एजी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और बाकी जो बच गए सेशन कोर्ट वाले और मजिस्ट्रेट कोर्ट वाले, है ना, ये सारे के सारे किसके जुरिडिक्शन में होंगे? डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के अंडर में होंगे। और डीपी और डीडीपी के अपॉइंटमेंट के लिए शर्त क्या रखी गई है? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएनएस में इसको चेंज कर दिया, इसमें इन्होंने सेशन को जज को कर दिया कि उसको डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन लगाया जाएगा। जो नई बीएनएसएस आई है ना, उसमें सेशन कोर्ट, है ना। तो अभी तो ये तो हमारा कोर्ट हो गए, कोर्टों का अपॉइंटमेंट हो गया और पीपी और एडिशनल पीपी और डायर, इसके बारे में हो गया। अब हम 26 से लेकर आगे का जो पढ़ेंगे थोड़ा सा टेक्निकल है और इससे मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, इसको अपन कल करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर दिक्कत आए तो दोबारा से पूछ लेना, समझ लेना, नहीं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते थे वो मोस्टली जो हमने देखे हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं मेंस के लिए, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आएगा, है ना। 26 से 31 में 100% पूछता है। बाकी हम कल करेंगे। वहीं रख दो, वहीं आओ।